हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम इस ट्यूटोरियल का 5वां पार्ट लेकर आ रहे हैं। इसमें आप लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा था हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था कैसे कैसे अबाकस से लेकर के एनिएक तक का कंप्यूटर बना था। आज हम देखेंगे जो एनिएक था, इतना बड़ा बड़ा कंप्यूटर, उसमें कैसे कैसे रिवॉल्यूशंस हुए, कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे कैसे क्या क्या बदलाव आया कि हमारा कंप्यूटर जो है इस समय पे जो हम लोग चला रहे हैं मॉडर्न कंप्यूटर, वो कैसे बना। ठीक है, तो ये नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें देखिए ये कुछ था हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, फिर उसके बाद ये सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन तक लगभग, और आजकल जो आप लोग चला रहे हैं लगभग फिफ्थ जनरेशन में है। तो इस तरीके से इसमें जो है कैसे कैसे क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या फीचर्स थे जनरेशन्स में, तो वही हम लोग पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के जनरेशन को 5 भागों में बांटा गया है। जनरेशन से मतलब ये है कि 5 बार बहुत बड़ी बदलाव आई कंप्यूटर में। तो वो क्या क्या बदलाव आई, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन की सेशन जो है, ये देखिए 1944 से लेकर के 1955 तक। अब देखिए ये सेशन में भी कुछ अलग अलग जगहों पे आपको वैरी करता हुआ मिलेगा, कि जैसे बुक में देखेंगे तो अलग दिखेगा, इंटरनेट पे देखेंगे तो अलग मिलेगा। तो चलते हैं। तो हमारे जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, तो उस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आपको जो मेन टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, जो मेन कंपोनेंट था, उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। इसको डेवलप किया गया था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग और ली डेफोरेस्ट के द्वारा। कब बनाया गया था? 1904 में, मतलब 1904 में इसको बनाया गया था। लेकिन यूज जो है, ये जो वैक्यूम ट्यूब है, यूज किया गया था हमारे इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एनियाक वगैरह में। ठीक है, तो एनियाक में जब यूज किया गया था, तो इससे क्या होता था कि ये बल्ब है, इससे इलेक्ट्रॉनिक स्टेटस पता की जाती थी ऑन और ऑफ का। ठीक है, तो अब एक कंप्यूटर में 18,000 बल्ब लगे रहते थे। अगर 18,000 बल्ब लगे हुए हैं तो इसका मतलब साइज बहुत बड़ी होगी। तो इसकी साइज बहुत ज्यादा थी, मतलब आपको मालूम होगा 45 क्विंटल्स का होता था, 45 क्विंटल का। ठीक है, इसमें हजारों मील वायर लगे रहते थे। इसका ये फीचर है कि बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता था, मतलब कि ये जो है 140 किलो वाट तक का पावर की जरूरत पड़ती थी इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए। इस कंप्यूटर में जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर होते थे, इसकी कहानी है कि ये जब ऑन किया गया था पहली बार एनियाक, तो ये जिस एरिया में ऑन किया गया था, जिस क्षेत्र में, वहां की पूरी लाइट ही बंद करनी पड़ी थी इसको चलाने के लिए। तो मतलब समझ लीजिए कितना ज्यादा पावर लेता था। फिर उसके बाद जो है, इसमें अगर वैक्यूम ट्यूब है तो वैक्यूम ट्यूब ऑन होगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होता है। दूसरी चीज, इसमें जो है एसी की जरूरत पड़ती थी। एसी क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने वाला जो है एटमॉस्फेयर में कोई बैठ के काम नहीं करेगा, क्योंकि 18,000 बल्ब है, वो सब जलेंगे तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए जरूरत है कि एसी की भी इसमें जरूरत पड़े। सबसे बड़ी बात ये कि इतना बड़ा था कि ये पोर्टेबल नहीं होता था, मतलब एक जगह से ये दूसरे जगह नहीं जा सकता था। और कुछ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जैसे कि एनियाक, इडवैक, इट्सैक, ये तीनों जो है कॉमन कंप्यूटर हैं जो ज्यादातर यूज किए गए थे फर्स्ट जनरेशन में और ज्यादा पॉपुलर हुए थे। इसके पास IBM 701 का है, IBM 650 का है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं हमारे कंप्यूटर में। जैसे यूनिएक 1 और 2 जो है, ये भी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। अब जनरेशन क्यों बदला? तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। साइज बड़ा होना, पावर कंज्यूम करना, हीट प्रोड्यूस करना, एरर प्रोन करना, मतलब गलतियां उत्पन्न होती थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो प्रॉब्लम का जड़ अगर देखा जाए ध्यान से, तो प्रॉब्लम का जड़ जो है वो वैक्यूम ट्यूब है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब से ही हीट प्रोड्यूस हो रही थी, वैक्यूम ट्यूब से ही साइज बड़ा था, पोर्टेबल नहीं हो पाता था, और ऊपर से एसी की भी जरूरत पड़ती थी, गलतियां भी होती थी। ये सारे प्रॉब्लम का जड़ वैक्यूम ट्यूब है। अगर देखेंगे ध्यान से, तो फर्स्ट जनरेशन में मेन कंपोनेंट मतलब हीरो भी हमारा वैक्यूम ट्यूब है, और जो विलन है वो भी वैक्यूम ट्यूब ही है, क्योंकि उसी के द्वारा ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं।
तो क्या हुआ सेकेंड जनरेशन में, क्या हुआ कि जो वैक्यूम ट्यूब है जो काम कर रहे थे उसी की जगह पे एक नया कंपोनेंट लाया गया जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर जो है हजारों वैक्यूम ट्यूब का काम अकेले कर जाते थे। अगर हजारों वैक्यूम ट्यूब का काम अकेले कर जाते थे तो इसका मतलब कंप्यूटर की साइज छोटी हो जानी। तो हमारे सेकेंड जनरेशन में मेन कंपोनेंट क्या हो गया, सेकेंड जनरेशन में जो है मेन कंपोनेंट क्या हो गया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को जो है बनाया था विलियम शॉकले ने। विलियम शॉकले ने बनाया हुआ था इसको, ये याद रखिएगा, आईबीएम कंपनी में ये काम करते थे। फिर उसके बाद जब हम हजारों वैक्यूम ट्यूब को हटा करके अगर ट्रांजिस्टर लगा देते हैं तो फिर क्या होगा, साइज छोटी हो जाएगी। इसके बाद से पावर कंजम्पशन कम हो गया। फिर उसके बाद लेकिन अभी इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूसिंग कम नहीं हुई थी, अभी एसी की जरूरत पड़ती थी और ऊपर से छोटा भी नहीं इतना हुआ था कि पोर्टेबल हो जाए। अभी भी ये नॉट पोर्टेबल था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता था, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, मतलब बड़ा था। तो अब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स जो है वो प्रोग्रामेबल हो गए। प्रोग्रामेबल का मतलब फर्स्ट जनरेशन में जो है सर्किट डिजाइन की जाती थी, अभी इस हर एक प्रकार के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसमें क्या है कि प्रोग्राम डिजाइन किया जाता था कि जैसा हमारा प्रॉब्लम है उस तरीके से प्रोग्राम हम इसमें डाल के उसे चलाते थे। तो उस समय के सॉफ्टवेयर जो है, जो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर थे, वो असेंबली और फॉर्ट्रान यूज किए जाते थे। ये मिडिल लेवल लैंग्वेज और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें जो है डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप जो है सेकेंडरी मेमोरी के रूप में लगाया गया था। फिर अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स की। तो सेकेंड जनरेशन में जो है आपको IBM 1401 जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, ये कंप्यूटर यूज किया गया था। फिर IBM 1620 यूज हुआ, फिर IBM 7094 यूज किया गया। ऐसे ही बहुत सारे कंप्यूटर CDC 3600 भी यूज किया गया था। तो ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं जिसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ करते थे। फिर अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि सेकेंड जनरेशन में और फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंपोनेंट थे उनको हटा करके सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर लगाया गया। लेकिन थर्ड जनरेशन में क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर्स जितने थे उनको हटाया नहीं गया, निकाला नहीं गया, उनको इंटीग्रेट किया गया SSI टेक्नोलॉजी के थ्रू। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, SSI टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्हें इंटीग्रेट किया गया और इंटीग्रेट करके बनाया गया एक चिप जिसे हम IC कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। इस IC से क्या हुआ कि फिर कंप्यूटर की साइज जो है वो रिड्यूस हो गई। IC को जो है जैक केल्वे ने बनाया था, ये पूछा जाता है अक्सर करके क्वेश्चन में, ये ध्यान रखिएगा। IC जो को जैक केल्वे ने 1959 में बनाया हुआ था। लेकिन इसमें एक कीबोर्ड से इनपुट दिया जाने लगा और मॉनिटर से आउटपुट लिया जाने लगा, मतलब कि इस जनरेशन के कंप्यूटर जो है मॉडर्न कंप्यूटर जैसा दिखने लगे थे। कंप्यूटर की साइज इतनी छोटी हुई कि अब 3-4 लोग मिलकर उठा सकते थे। पावर का कंजम्पशन इतना कम हुआ कि अब जो है आराम से जो है एक बिजनेस पर्पज का जो घर पे हम लोग कनेक्शन लेते हैं उससे चल सकता था। इतना छोटा हुआ कि अब पोर्टेबल हो गया। दूसरी चीज, इसमें जो है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग यूज होने लगे, जैसे कि पहले वाले में हमारा असेंबली था, सेकंड में इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल और बेसिक वगैरह टाइप का सॉफ्टवेयर, मतलब ये इन्हें हम लैंग्वेज सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये यूज होने लगे थे इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी चीज इसमें कि ये रिलायबल हो गया। रिलायबल से मतलब है कि ये विश्वसनीय हो गया। विश्वसनीय मतलब कि इस पर लोग विश्वास करना शुरू कर दिए। विश्वास का मतलब ये कि जैसे सेकंड जनरेशन में दिक्कतें होती थी कि कुछ गलतियां हो जाती थी, फर्स्ट जनरेशन में गलतियां हो जाती थी, लेकिन थर्ड जनरेशन में गलतियां होने की संभावना कम हो गई, साफ हो गई। अब इस पर लोग विश्वास करने लगे और बिजनेस पर्पज के लिए इसका यूज करने लगे, खरीदने लगे। तो कुछ थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर IBM 360, ये थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसका नाम ब्लू करके दिया गया था क्योंकि IBM जब इसको भेजता था, कहीं पोर्टेबल था, ये कहीं बेचा जाता था, तो ब्लू कलर के कार्टून में इसको पैक करके भेजा जाता था और इससे जो है इसको देखने लोग आते थे। तो इसका नाम IBM 360 ना लेकर के इसको सीधे सीधे ब्लू नाम से ही बोलने लगे, क्योंकि उस समय के लिए चमत्कार था, सभी प्रदर्शनी लगी होती थी
ठीक है। और इसकी कहानी एक और है कि इसी कंप्यूटर के लिए आपके बिल गेट्स और पॉल एलन, बिल गेट्स के एक दोस्त थे उनके साथ में, जो कि माइक्रोसॉफ्ट में इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे, वो और बिल गेट्स और पॉल एलन, इन दोनों लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाई थी पहली बार डॉस बेस, तो इसी कंप्यूटर के लिए बनाई थी, ठीक है, लेकिन बेची नहीं थी, इसकी राइट्स वगैरह अपने पास रख ली। इस समय पे ICL 2900 भी था और IBM 370, 168, ये भी हमारे पास थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज होता है। अब आते हैं हम फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो है, फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, फिर टेक्नोलॉजी यूज की गई VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब ये कि अब यहाँ भी फिर कंपोनेंट हटाए नहीं जा रहे, रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, यहाँ भी फिर इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो बहुत सारे आईसीओ को मिला करके बनाया गया एक चिप, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, आप लोग माइक्रो चिप भी बोलते हैं, तो कंप्यूटर में आजकल माइक्रो प्रोसेसर ही लग रहे हैं। तो ये माइक्रो प्रोसेसर VLSI टेक्नोलॉजी के द्वारा लगाए गए थे। मतलब कि इसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को आपस में इंटीग्रेट किया गया था और उससे बनाया गया था चिप, जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। जो ये सामने फिगर में दिख रहा है, आप लोग देखे होंगे, अगर कंप्यूटर खोलेंगे तो ये आपको बड़ा सा चिप दिखेगा आपके मदरबोर्ड पर, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इससे क्या हुआ कि इतने सारे जो हमारे ट्रांजिस्टर्स थे या आईसीज थे, उनका काम अकेले एक चिप करने लगा। अब बहुत सारे आईसी भी नहीं, केवल एक चिप, जिसका नाम माइक्रो प्रोसेसर है, वो एक चिप ही इतना काम करने लगा। तो फिर कंप्यूटर की साइज तो छोटी हो जानी है। अब जो आप सामने डेस्कटॉप वगैरह चलाते हैं आप लोग, तो वो जो है इसी माइक्रो प्रोसेसर उसमें लगा रहता है, तो आप अकेले उठा सकते हैं। मतलब इतनी साइज छोटी हो गई। पावर की कंजम्पशन इतना कम होगा कि घर की जो लाइट आती है आपकी 220 वोल्ट, उसमें भी चल सकता था। फिर उसके बाद से ये रिलायबल तो बहुत हो गया, क्योंकि थर्ड जनरेशन से रिलायबिलिटी आ गई थी कंप्यूटर में। कंप्यूटर को जो है लोग विश्वास करना शुरू कर दिए थे। लेकिन फोर्थ जनरेशन में इतना विश्वास हो गया कि अब आजकल लोग जो है कंप्यूटर पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, अपने आप पे नहीं। अगर कोई कैलकुलेशन कंप्यूटर कुछ भी अगर गलत भी दे दे, तो आप अपने पे विश्वास खो देते हैं, कहते हैं कंप्यूटर सही होगा, हम गलत होंगे। मतलब इतना रिलायबिलिटी आ गई। और थोड़ा सा फोर्थ जनरेशन में हमारा कंपोनेंट थोड़ा सस्ता हो गया, और सस्ता होने से मतलब ये कि अभी हम जैसे लोग जो है और आप जैसे लोग सिंपल खरीद सकते हैं इसको, ठीक है। पहले बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा जाता था, लेकिन फोर्थ जनरेशन में आम इंसान के पहुंच तक पहुंच गया। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के जैसे कि C लैंग्वेज, C++, D बेस और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज होना शुरू हुए प्रोग्रामिंग करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, फोर्थ जनरेशन से GUI शुरू हो गया था। थर्ड जनरेशन में जो है CUI सॉफ्टवेयर OS यूज किए जाते थे। आप लोग पढ़ेंगे CUI और GUI जब आप OS पढ़ेंगे या सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आपके सामने दिखते होंगे, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, IBM का 4341, डेक 10, स्टार 1000 और भी बहुत सारे हमारे कंप्यूटर्स यूज होते थे। अब आते हैं आजकल जो चल रहा है, इसमें देख रहे होंगे कि ऑनवर्ड्स लिखा है, मतलब ये फिफ्थ जनरेशन पे अभी डेवलपमेंट चल रही है। इसको ऐसा नहीं कहा गया कि फिफ्थ जनरेशन समाप्त हुआ और सिक्स्थ आ गया, ऐसा नहीं है। अभी फिफ्थ जनरेशन चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ कि एक और टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब कि और छोटा किया जा रहा है, और चीजों को मिलाई जा रही है, और इंटीग्रेट किया जा रहा है, और इंटीग्रेट करके जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो ULSI है। और इससे जो है, जो इसमें भी फिफ्थ जनरेशन में भी जो चिप लगता है वो भी माइक्रो प्रोसेसर ही है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके, जैसे कि चीजें और छोटी हो जा रही है, ठीक है। और हाँ, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। इसमें एक चीज और यूज हो रहा है आजकल के कंप्यूटर में, जिसका नाम है AI से मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस टेक्नोलॉजी का यूज होने से क्या हो रहा है कि हमारा कंप्यूटर अब इंसान जैसा बिहेव करने की तरफ बढ़ रहा है। मतलब सोच सकता है, कुछ समझ सकता है, लिमिटेड है, पूरा इंसान जैसा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये कंप्यूटर इंसानों जैसा सोचने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसके अंदर थिंकिंग एबिलिटी लाई जा रही है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। आजकल आप लोग मोबाइल भी देख रहे होंगे, उसमें कैमराज हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो AI ही है। इसमें ये फीचर ये है कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, एक साथ बहुत सारे प्रोसेस कर सकता है। फिर साइंटिफिक कोड पे ये काम करते हैं,
अब ये प्रोग्रामिंग वगैरह आप लोग सीखेंगे तो समझ आएगा। बस यहाँ देखिए कि साइंटिफिक कोड यूज होता है। इसके बाद से इसमें एक सबसे बड़ी फीचर ये है कि नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नॉलेज इंफॉर्मेशन से मतलब ये कि इसमें जो है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये खुद सीखने की कोशिश करता है। इसमें जो है आजकल के जो जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, जो रोबोट्स हैं या स्मार्टफोन है, ये खुद सीखने की कोशिश करते हैं। मतलब इसमें जितना हम इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम वगैरह हम डाल दिए उतना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये जो है चलते चलते या जो भी है, आजकल हम मोबाइल वगैरह में ही देखे होंगे कि वो अपने आप सजेशन देने लगता है आपको, मतलब ये कुछ सीख रहा होता है। इसमें फिफ्थ जनरेशन में जो रोबोटिक्स हैं और स्मार्टफोन्स वगैरह आजकल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। अब यहाँ तक तो कंप्यूटर की हिस्ट्री मतलब समझ लीजिए सही हो गया। अब अगले वीडियो में हम जो है लेकर आएंगे आपके लिए कंप्यूटर के टाइप्स, अलग अलग टाइप्स, अलग अलग बेसिस पे कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है, और फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, पूरा डीप में पढ़ेंगे, पार्ट्स भी अलग अलग, हर एक पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे पूरी तरीके से। जुड़े रहिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो जरूर करिए। थैंक यू।